बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम एक क्वेश्चन आपको इसमें बताने वाले हैं। 3-4 क्वेश्चन हैं जो पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वर्ष 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कौन सा है देखो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि को उदाहरण से ही समझाइए। यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है इसे समझाना है उदाहरण से ही। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, पहले आप एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझ लो। ठीक है, डायग्राम को समझेंगे। देखो यो एस लिखा हुआ है, एस का मतलब साउथ पोल है, एन का मतलब नॉर्थ पोल है। ये एक चुंबक है। ठीक है, इस चुंबक पे ये जो है एक, इस पे जो है एक रबड़ का पट्टा चढ़ा रखा है। ठीक है, ये ऐसे घूमता रहता है और ये ऊपर जो है ये, इसमें हम यहाँ क्या डालते हैं, अयस्क डालते हैं। अयस्क मतलब जो भी हमने पीस रखा है, जिसका भी कंपाउंड है, जिस भी मेटल्स का। ठीक है, ऐसा लोहे का हमने लोहा इसमें डाल दिया और जो लोहा जो है इसमें पिसा हुआ वो इसमें आता रहता है, उस पट्टे पे चलता रहता है। तो जो उस अयस्क में कुछ अशुद्ध भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। ठीक है, कुछ शुद्ध लोहा भी है और कुछ उसमें मिलावट भी है। जो आपको उसमें चुंबकीय पदार्थ है यानी कि लोहा है वो तो नज़दीक गिरेगा बिल्कुल इसके नॉर्थ पोल के। ये देखो यहाँ पे गिर रहा है चुंबकीय पदार्थ। और जो अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे जो मतलब चिपकने के नहीं चुंबक से, तुम्हें दूर जाकर गिरेंगे, तुम्हें पता दूर जाकर गिरेंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ थोड़े से दूर गिरेंगे। ठीक है, ये बेल्ट है, इस बेल्ट पर अश्क घूमता रहता है, ये नॉर्थ पोल है। जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो नज़दीक गिरेगा और जो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा वो दूर गिरेगा। ठीक है, ये चुंबक है एस और एन, ये हमारी नॉर्थ और साउथ पोल वाली चुंबक है। अब इसमें बिल्कुल यही लिखा हुआ थ्योरी में भी। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, जब अयस्क और अशुद्धियों में से एक में चुंबकीय गुण पाया जाता है तब यह विधि प्रयुक्त की जाती है। मतलब अयस्क है कोई और उसमें अशुद्धियाँ हैं तो उनमें चुंबकीय गुण पाया जाएगा अगर, तो ही हम इस विधि द्वारा उसमें से अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, तब यह विधि प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में चूर्णित अयस्क यानी कि जो अयस्क होगा उसे चूर्ण पाउडर के रूप में कर लेंगे को चुंबकीय ध्रुवों पर घूमती हुई पट्टी पर डाला जाता है। यानी कि जो घूमती हुई पट्टी है इस पर डाला जाता है तो चुंबकीय अयस्क का एक स्थान से एकत्रित हो जाता है। जो चुंबकीय अयस्क होगा वो कहाँ हो जाएगा, एक स्थान पे एकत्रित मतलब इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और फिर अनुचुंबकीय अशुद्धियाँ दूसरे स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं और जो अशुद्धियाँ होंगी अनुचुंबकीय मतलब जो चिपकने की नहीं, वे क्या है, वे दूसरे स्थान पर एकत्रित हो जाएंगी। इस प्रकार चुंबकीय अयस्क से अशुद्धि दूर हो जाती है। इस विधि द्वारा लोहे अयस्क जैसे हेमेटाइट या टीन स्टोन का पृथक्करण किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सके कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में कौन से अयस्क को अलग किया जाता है, को यूज किया जाता है। तो लोह अयस्क जैसे हेमेटाइट या टीन स्टोन का पृथक्करण किया जाएगा। यानी कि इनका अगर हमें पृथक्करण करना हो तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का हमें यूज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण सहित भर्जन को स्पष्ट करना है कि भर्जन क्या हो, उदाहरण देकर बताना कोई भी। ठीक है, तो भर्जन क्या होता है, इसमें है ना एक प्रकार की भट्टी होती है, इसमें किसी भी सल्फर अयस्क को लिया जाएगा और उसमें से भाप निकलेगी, जो भाप के रूप में अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है भर्जन में क्या है, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी कि भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर क्या करेंगे, परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। कौन सी भट्टी है, परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं, जिससे वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। वाष्पशील अशुद्धियाँ क्या हो जाएंगी, दूर, यानी कि जो उसमें वाष्प के रूप में अशुद्धियाँ हैं वाष्प में निकल के बाहर हो जाएंगी, तथा अयस्क आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और जो हमने इसमें भट्टी में अयस्क लिया था, जोन सा भी अयस्क लिया था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए वो ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो परावर्तन भट्टी है किसके लिए प्रयुक्त किया जाए, हमेशा सल्फाइड अयस्कों के लिए। ठीक है, भर्जन द्वारा अयस्क में उपस्थित सल्फर व आर्सेनिक के अशुद्धियों को ऑक्साइडों में बदला जाता है। यानी कि भर्जन द्वारा जो उसमें अयस्क में अशुद्धियाँ होंगी उन्हें हम सल्फर व आर्सेनिक की अशुद्धियाँ ऑक्साइड में बदल जाएगी। ठीक है, यह परावर्तनी भट्टी है, इसका हम डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसमें फ्यूल डालते रहते हैं, एयर इसमें जाती रहती है, होपर होता है, होपर का मतलब जहाँ से इसमें वो डालते हैं हम कोई भी अयस्क। ठीक है, फिर हीट चलती रहती है इसमें। अब इसमें एक फ्लेम्स भी होती है। अब यह आपको डायग्राम बनाना होगा, जैसे सल्फर है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी SO2, क्योंकि हमने अभी बताया था इसमें सल्फर अयस्क ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। या फिर आर्सेनिक होगा, आर्सेनिक यानी कि 4As + 3O2 बढ़ के, इसमें हम कोई से भी अयस्क ले लेते हैं, सल्फर का ले लो या आर्सेनिक का, या फिर जिंक सल्फाइड ले लो या
यानी कि लेड सल्फाइड ले लो, ठीक है। इस तरीके से कोई से भी ऐसे ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देखो, एक क्वेश्चन ये है हमारा निस्तापन पे, उदाहरण सहित निस्तापन को स्पष्ट कीजिए। ये कब पूछा गया? 2014 में। 2016 में तो पूछा गया था कि 2016 में पूछा गया था चुंबकीय पृथक्करण विधि। 2015 में क्या पूछा गया? भर्जन क्या हो। और 2014 के पेपर में क्या पूछा गया? निस्तापन, ठीक है। निस्तापन को हमें समझाना है उदाहरण से। तो देख लो यहाँ पे क्या है, निस्तापन क्या होता है। निस्तापन में क्या होता है, सांद्रित अयस्क लेंगे, उसके गलनांक के नीचे, यानी कि इसमें लिखा हुआ सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी, हाइड्रेशन, जल और अन्य वाष्पशील अपद्रव्य को निष्कासित करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई अयस्क है और उस अयस्क में जल है या फिर अन्य कोई अवाष्पशील अपद्रव्य मिला हुआ, तो उसमें से हम उस चीज़ को निकालने के लिए जिस विधि को यूज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? निस्तापन कहेंगे, ठीक है। गर्म करके धातु कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड में बदलना भी निस्तापन कहलाता है। अगर आप किसी धातु कार्बोनेट को गर्म कर रहे और गर्म करने पर वो हाइड्रोक्साइड में या ऑक्साइड में बदल जा, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? निस्तापन कहेंगे, ठीक है। निस्तापन करने पर अयस्क सारंध्र हो जाता है तथा इसके द्वारा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। निस्तापन किसका हो? हमेशा याद रखना, ऑक्साइडों का, हाइड्रोक्साइड का और कार्बोनेट का वो होता है निस्तापन। जैसे हमने यहाँ पे लिया मैग्नेसाइट लिया MgCO3। जैसे हमने इसे डेल लगा मतलब गर्म करा, तो गर्म करने पे मैग्नीशिया बना MgO, ठीक है, मैग्नीशिया। और ये इसमें से क्या निकली? CO2। तो हमने मैग्नेसाइट मतलब MgCO3, इसका ये एक प्रकार का कार्बोनेट था मैग्नीशियम का अयस्क, इसे हमने गर्म करा यानी कि निस्तापन करा। इसका निस्तापन करने पे हमें मिला मैग्नीशिया, यानी कि इसका जो ऑक्साइड बन का आगा। तो यही निस्तापन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम वहाँ से परगलन और निस्तापन पूछा था। देखो, ये क्वेश्चन है हमारा 2019 में पूछा गया। क्या पूछा गया? परगलन एवं निस्तापन विधियों का वर्णन, ठीक है। परगलन एवं निस्तापन विधियों का वर्णन करना। देखो, निस्तापन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। निस्तापन में हम क्या करते हैं? किसी भी नमी को दूर करते हैं। परगलन में क्या है? इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को, यानी कि कोई भी अयस्क होगा, उस पिसे हुए अयस्क को कोयले तथा गालक के साथ, कोयले के या गालक के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे धातु की पिघली हुई अवस्था प्राप्त होगी। यानी कि मान लो अगर हमारे पास कोई अयस्क है और उसमें धातु उपस्थित है, तो हम उसका क्या कराएंगे? परगलन कराएंगे। परगलन कराने पर गैस में जो धातु होगी वह पिघल कर अलग हो जाएगी, ठीक है। उच्च ताप पर गर्म करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ उदाहरण के रूप में है CaCO3, यो गालक का काम कर रहा, इसमें SiO2 अशुद्ध है, इन दोनों को हमने गर्म करा तो इसमें से एक निकला धातुमल CaSiO3 धातुमल R प्लस CO2। तो ये हमारा परगलन है था, इसे हम कहते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो पूछा गया था आपके 2018 में। देखो, ये क्वेश्चन है हमारा 2018 में पूछा गया था। क्या? गोल्ड के मुख्य स्रोत क्या है, धातु को कैसे निष्कर्षित किया जाता है, इसके गुण तथा उपयोग का वर्णन करना। यानी कि गोल्ड कहाँ कहाँ से मिला है हमें, एक तो वो बताना, और धातु को कैसे निष्कर्षित करेंगे ये बताना, और इसके मुख्य गुण और उपयोग बताने। तो देखो, इसकी जो है गोल्ड की प्राप्ति देख लेंगे, यानी कि प्राप्ति का ऑक्यूरेंस क्या है। गोल्ड मुख्य रूप से प्रकृति में बारीक कणों के रूप में बालू, रेत व कंकरी में पाया जाता है। यानी कि जो हमारा गोल्ड होता है वो बहुत ही बारीक कणों के रूप में पाया जाएगा रेत में, ठीक है, कंकरों में। बहुत कम मात्रा में यह लेड व कॉपर सल्फाइड अयस्कों में पाया जाता है। यानी कि गोल्ड कहाँ पाया जा? लेड में और कॉपर सल्फाइड अयस्कों में भी पाया जा। यह अवस्था कैसी हो? संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था में निम्न खनिजों में पाया जाता है। जो हमारा गोल्ड है वो संयुक्त अवस्था में कहाँ कहाँ पाया, कौन कौन से अयस्क में पाया जा? एक तो है केलेवेराइट यानी कि AuTe, एक है सिलेवेनाइट यानी कि AgAuTe2, ठीक है। एक है बिरमत आयराइट, बिरमत आयराइट का मतलब है BiAuT, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष कैसे किया जाएगा? ये हमारी एक भट्टी है, इस भट्टी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई अयस्क डाल लेंगे जो भी वो जिसमें वो गोल्ड है, ठीक है। ऐसे इसमें हम डालते रहेंगे, तो डालने पे क्या है, यहाँ से चलते जाएंगे तो कुछ इसमें पिसते हुए पार्टिकल्स ऐसे तो चल जाएंगे, तो रिलाइफ होता होगा, फिर गोल्ड डिपॉजिट होगा यहाँ पे। ये जो ऐसे है ना, ये इसमें ये गोल्ड से बढ़ने, इनमें गोल्ड डिजॉर्ट होता रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे वाटर अंडर प्रेशर, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्रेशर डलता रहेगा। तो इस प्रकार की आप स्ट्रक्चर बना सकते हो किसके लिए, जो गोल्ड है आपका उसे कैसे निश्चित करेंगे उसकी विधि की यह है, ठीक है।
देखो, जो हमारा भारत है, भारत में जो बालू रेत में गोल्ड है पाया जा रहा है वो बिहार, उड़ीसा तथा असम में पाया जा रहा है, ठीक है। और निष्कर्षण की कई सारी विधियां आप कोई से भी एक उसमें कर सकते हो, जैसे बालू रेत या कंकरी से। अगर बालू रेत या कंकरी में आपका गोल्ड है तो क्या करेंगे, बालू रेत या कंकरी से गोल्ड को निष्कर्षण जल की तेज धारा द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अगर हम बालू रेत से कंकरी से गोल्ड निकालना चाह रहे हैं तो जल की तेज धारा से धोकर उसे हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर है पीसना, यानी कि पीस का भी कर सकते हैं हम। तो बस आप हेडिंग से पढ़ के थोड़े थोड़ा सा पढ़ लो उसके बारे में, और ये भी लिख सकते हो। यानी कि पीस का हम कैसे कर सकें, गोल्ड युक्त ओरिफेरस क्वार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बड़ी स्टैम्प मिल में महीन किया जाता है। यानी कि एक मिल होगी, उस मिल में हम तोड़ तोड़ के टुकड़े डाल देंगे और बहुत ही बारीक कर लेंगे। स्टैम्प मिल में ओखली होती है, कैसी हो गई ओखली, तथा 560 किलोग्राम का स्टैम्प होता है जो कि एस्क के टुकड़ों पर प्रति मिनट 96 बार गिरता है। उन टुकड़ों पर बार बार गिरता रहा। महीन पीसे हुए एस्क को पानी की तेज धारा द्वारा स्टैम्प मिल से बहा दिया जाता है। यानी कि जो स्टैम्प मिल था उसमें से तेज धारा द्वारा एस्क को हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ही है, बस इतना ही अगर आप चाहो तो इसमें कर सकते हो। या फिर क्या है, यह एक पीले रंग की चमकीली धातु है सोना, इसका विशिष्ट घनत्व 19.3 है, ठीक है। यह ऊष्मा व विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है। अगर आप इतना ही लिख दोगे तो क्वेश्चन आपका फिर भी आंसर में इतने ही आंसर पर आपको पूरे नंबर मिल जाए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्प लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू चैनल से जुड़ रहे। एग्ज़ाम से पहले हम आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कराते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।